इन्वेस्टमेंट किए गए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में देखते हैं आप नवरत्न और जो बड़ी-बड़ी वो कंपनियाँ थी, वो एग्ज़िस्टेंस में आई। तो ये मेन मेन ड्राइविंग मोटिव फोर्स होता है। आज हम देख रहे हैं कि वो चीज़ें उ उनको धीरे-धीरे डिसमेंटल किए आपने देखा कि उसको धीरे-धीरे डिसमेंटल किया गया। क्योंकि अब जो पूंजीपति थे भारत के या दूसरे और जगहों से उनका जो गठजोड़ हो गया था, वो इनफ रिसोर्सेस, इनफ टेक्निकल स्किलफुल लेबर्स क्रिएट कर रहा था या उसको अवेलेबल था, जिसके माध्यम से कि वो जिसके माध्यम से कि वो प्राइवेटाइज़ कर सके। तो आप देखिए कि कैसे धीरे-धीरे करके बीएसएनएल, एमटीएनएल और अब तो रेलवेज़ एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एयर इंडिया भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग था, लेकिन वो धीरे-धीरे करके सारी चीज़ों को डिसमेंटल कर दिया गया। तो जैसे ही इंडियन कैपिटलिस्ट, इंडियन बुर्जुआज़ी या तो खुद इतने स्ट्रॉन्ग हो गए शुरुआती दौर में टाटा, बिरला देखते हैं और शुरू के ऊपर के 10 जो घराने हैं, हमने देखा कि उन्होंने कैसे धीरे-धीरे हेवी इंडस्ट्री को स्टील इंडस्ट्री है, माइनिंग इंडस्ट्री है, इन सब इंडस्ट्रीज़ को धीरे-धीरे प्राइवेट एंटिटी में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। उसका ये 19 ये ज़्यादा ये तो हो पहले से भी रहा था, लेकिन 1992 91-92 के बाद ये प्राइवेटाइज़ेशन का दौर और रैम्पेंट हो गया, जिसको लिबरलाइज़ेशन करना बोलते हैं। और हम देखते हैं कि जब भी कोई क्राइसिस आता है वर्ल्ड के इकोनॉमिक फोरम में या फिर इकोनॉमिक गतिविधि में, तो एक सुर में सारे जो इसके वित्तीय संस्थान हैं बोलते हैं कि हर जगह को थोड़ा लिबरलाइज़ करो। मतलब फ्री ट्रेड को प्रमोट करो, फ्री ट्रेड अपने आप सारे सारे जो क्राइसिस है उसको खत्म कर देगा और जो इम्बैलेंस है उसको टैकल कर लेगा। लेकिन हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस से हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है। एक के बाद एक क्राइसिस लगातार हमें ग्रैपल कर रहा है और अगला क्राइसिस चाहे वो 2008 का हाउसिंग क्राइसिस हो जो कि वर्ल्ड उसमें आया, फिर कोरोना क्राइसिस हो, हर क्राइसिस पिछले क्राइसिस से ज़्यादा गहरा है और वो जो एक बड़े तबके को मार्जिनलाइज़ करता है। मार्जिनलाइज़ेशन का प्रोसेस जो है वो एक बड़े तबके को वो धीरे-धीरे और ज़्यादा मार्जिनलाइज़ करता है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे सामने एक ऐसी गवर्नमेंट है जो कि सांप्रदायिक ही नहीं बल्कि पूरी तरीके से पूंजीपतियों की गोद में बैठी हुई है। जैसे कि देख रहे हैं पिछले 10-12 साल में सांप्रदायिक कह लीजिए कि टेंशन है वो और बढ़ गई है। इस इससे हमें वो देखना चाहिए प्रोफ़ेसर चमनलाल की एक एडिटेड किताब मैं पढ़ रहा था जिसमें कि पॉलिटिकल राइटिंग्स ऑफ भगत सिंह को उन्होंने एडिट किया। उसी में एक आर्टिकल है रिलीजियस राइट्स एंड देयर सॉल्यूशंस। तो ये रिलीजियस राइट्स जो पहले हो रहे थे 1920s में, 1925 में, तो वहाँ पर भगत सिंह कई चीज़ों को पॉइंट आउट करते हैं कि जैसे कि मीडिया एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वहाँ पर। हर जो बुद्धिजीवी हैं वो इस तरह से लिख रहे हैं जो कि कहने के लिए एक एनालिसिस ऊपरी तौर पर एनालिसिस दिखता है कि यहाँ पर ये गुट जो है वो ज़्यादा आक्रामक है। कभी किसी एक धार्मिक गुट को आक्रामक बताते हैं, कभी दूसरे गुट की प्रतिक्रिया को जायज़ ठहराते हैं। तो लगातार जो उस वक़्त अखबारों में, मैगज़ीन्स में, न्यूज़पेपर्स में जो लेख आ रहे थे, वो एक तरह से किसी न किसी को साइड ले रहे थे और दूसरे साइड को विक्टिमाइज़ कर रहे थे, कल्प्रिट बना रहे थे और उसको और एक्ज़ैजरेट कर रहे थे उस पूरे टोन को। तो भगत सिंह इसको बहुत ही क्रिटिसाइज़ करते हैं और पिन पॉइंट करते हैं कि इसका मेन समस्या, मूल चीज़ कहाँ पर है। तो ये मैं इसलिए मैं यहाँ पर रख रहा हूँ क्योंकि आज भी हम इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं कि पूरे के पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एक अजीब टाइप का रिलीजियस टेंशन हुआ है, जो कि पुराने जो शेयर्ड कल्चर का वो है उसको कंप्लीटली डिसमेंटल कर रहा है, उसको तोड़ रहा है। तो उस वक़्त
भगत सिंह पॉइंट आउट करते हैं पूरे ऑल ओवर कंट्री में, लाहौर में हुआ था जो रिलीजियस टेंशन जो हुआ था उसको पॉइंट आउट करते हुए कहते हैं कि इसका मेन एस्पेक्ट का यानी कि इसका ओरिजिन कहाँ है। तो वो बोलते हैं ये इसका ओरिजिन जो है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में है। लोगों के पास सफिशिएंट अपने लाइफ को कहते हैं ना मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस, मार्क्सिस्ट टर्मिनोलॉजी में लोगों के इतने उनका जो इनकम है वो इतना कम हो गया है कि वो उनके मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस और लोअर एंड लोअर उस पर जा रहा है। तो इकोनॉमिक जो एस्पेक्ट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जहाँ पर गरीबी रहती है, जहाँ पर स्कार्सिटी रहती है, वहाँ पर लोगों को मैनिपुलेट करना, वहाँ पर लोगों को एक दूसरे को खिलाफ बताना, जहाँ पर स्कार्सिटी रहती है, ये बताते हैं कि वो हमारे रिसोर्सेज को ले जा रहे हैं। हम देख रहे हैं पूरे यूरोप में भी माइग्रेशन का प्रॉब्लम, इमिग्रेंट्स का प्रॉब्लम कितना है। वो खुद के अपने जो सिस्टमिक क्राइसिस है उसको बोलते हैं कि जो इमिग्रेंट्स आए हैं वो हमारे राइट्स ले रहे हैं, वो हमारे जॉब्स ले रहे हैं, वो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो प्रोडक्शन है उसमें से ज़्यादा हिस्सा ले रहे हैं। ज्यूस के साथ भी यही किया गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। तो हमेशा एक दूसरा एनिमी क्रिएट किया जाता है स्कार्स रिसोर्सेज के टाइम। फिर बताते हैं कि अगर इकोनॉमिक कंडीशंस ठीक रहती है तो एग्जांपल देते हैं कि जब रशियन रेवोल्यूशन होता है तो रशियन रेवोल्यूशन से पहले कैसे ज़ार के टाइम में रशिया में खुद रिलीजियस टेंशन्स इतनी ज़्यादा रहती है, अक्सर कहीं ना कहीं वायलेंस ब्रेकआउट हो जाता है। लेकिन रेवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जब एक स्टेबल वर्किंग क्लास की गवर्नमेंट वो होती है, फॉर्म होती है, तो देखते हैं कि ये घटनाएं धीरे धीरे कम होती हैं। 1930 तक आते आते वो घटनाएं खत्म हो जाती हैं। और जब कोई मास क्लास कॉन्शियसनेस से भरा होता है, दैट मीन्स कि जब वो ये जानता है कि उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो सिमिलर होते हुए वो फाइट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू चैनलाइज करते हैं, तो इस टाइप का जो रिलीजियस टेंशन है वो कम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे वही कोलकाता में जो ये पूरे राइट्स हो रहे थे ऑल ओवर इंडिया में, भगत सिंह पॉइंट आउट करते हैं कि कोलकाता में जो टेंशन हुआ वो एक पॉजिटिव साइन था, क्योंकि वहाँ पे जो मिल में काम करने वाले जो वर्कर्स थे, जो यूनियन के वर्कर्स थे, उन लोगों ने इन रिलीजियस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से मना किया। उन लोगों ने बल्कि एक्टिवली प्रयास किया कि जो डिफरेंट कम्युनिटी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इन सब की जो डिफरेंट कम्युनिटी है इनके बीच में हार्मनी है। और ये हमेशा होता है जब भी कोई पॉलिटिकली कॉन्शियस तबका अपने स्ट्रगल के लिए अपने कॉमन एनिमी से स्ट्रगल कर रहा होता है, तब उसको भटकाना, उसके इस स्ट्रगल को इधर उधर करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो एक लक्ष्य की तरफ लड़ रहे हैं। तो आज भी हम देखते हैं, तो आज हम देखते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लगभग आप देखिए कि कुंभ के दौरान में और इनफैक्ट उसके बाद कि कैसे जब वो कांवड़ यात्रा निकल रही थी, तो हमारे स्टेट्समैन्स जो है वो इन चीज़ों को पॉइंट आउट कर रहे थे और इसको एग्जैजरेट करने की कोशिश कर रहे थे। तो अब जो लड़ने वाले तबके हैं इन चीज़ों से, इन रिलीजियस टेंशन से लड़ने वाले लोग हैं, उनको ये समझना चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं कि उनके पास ये समझदारी नहीं है जो भगत सिंह के पास थी, कि क्लास कॉन्शियसनेस सबसे इफेक्टिव तरीका होता है इन रिलीजियस टेंशन्स को डील करने का। यानी कि उसको एक दूसरा काउंटर नैरेटिव सेट करके हम इन चीज़ों को सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि इसको धीरे-धीरे आइडेंटिटी के साथ जोड़ दी गई, वे ऑफ लाइफ के साथ जोड़ दी गई, और आज जो है वो एक कल्चरल सुप्रीमेसी की बात आ जाती है। चाहे वो हिंदू पक्ष हो, चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो, चाहे वो सिख पक्ष हो, वो जब भी अपने कल्चरल लेगेसी की बात करता है तो उसमें एक सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी से बात करता है। ये इतना
कॉमन हो गया है, इतना रच बस गया है हमारे अंदर कि ये हमें पता भी नहीं चलता जब हम अपने संस्कृति के बारे में उसको बढ़ा-चढ़ा के बता रहे होते हैं, तो हमें पता